1962 पेज 1.1, कस्टम ड्यूटी कौन इंपोज करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट इंपोज करेगी। किस चीज पर इंपोज करेगी? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इंपोज करेगी। कस्टम नाम क्यों पड़ गया? कस्टम्स का मतलब होता है प्रैक्टिस, हैबिट। हैबिट किस बात की थी कि जब भी गुड्स बाहर से इंपोर्ट होते थे तो जो किंग था उसको कुछ गिफ्ट दिए जाते थे, और यही हैबिट आगे लॉ में कन्वर्ट कर दी गई। कॉन्स्टिट्यूशन में हम पावर देखते हैं, कस्टम ड्यूटी लगाने की पावर स्टेट के पास है या सेंटर के पास है? सेंटर के पास है। इसका मतलब कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है, यूनियन या स्टेट? यूनियन लिस्ट में। एंट्री नंबर कौन सी है? 83। 82 किसकी है? इनकम टैक्स। 84 एक्साइज, सीएसटी। 92A। 97 कुछ याद है? रेज्यूडरी होती है, कम। नेक्स्ट पॉइंट, सोर्सेज ऑफ कस्टम लॉ। जब भी हम कहते हैं सोर्सेज, हमने सर्विस टैक्स में भी पढ़ा था, सोर्सेज ऑफ सर्विस टैक्स, सोर्सेज ऑफ एक्साइज। तो एक कॉमन चीज समझ लीजिए, सोर्स का मतलब होता है आप लॉ कहां कहां से स्टडी करेंगे आप। तो कस्टम्स एक्ट अगर हमें पढ़ना हो तो हमें कस्टम्स एक्ट 1962 पढ़ना पड़ेगा, कस्टम लॉ। लॉ ज्यादा वाइड वर्ड है या एक्ट ज्यादा वाइड वर्ड है? लॉ। लॉ कंप्राइजेज एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशंस, रूल रेगुलेशन, सर्कुलर, केसेस, एवरीथिंग। तो स्मार्ट वर्क अगर हम करें, एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए राइट अ नोट ऑन सोर्सेज ऑफ एक्साइज लॉ, तो आप उसको यहीं से म्यूचेटिस कर सकते हैं। आप एक्साइज के सोर्सेज बताएंगे कौन कौन से हैं? सेंट्रल एक्साइज एक्ट, निकम्मे कस्टम एक्ट बोल रहे हैं इसके साथ साथ यहां पर। हाँ जी, कौन सा आ गया अपने सामने? पहला सेंट्रल एक्साइज एक्ट, एक्साइज रूल्स, सेटा एंड नोटिफिकेशंस, एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन, एसएसआई की 8/3, रूल्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स। करेक्ट? उससे आपके सोर्स बनेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, लेवी ऑफ कस्टम ड्यूटी एप्लीकेशन इंडियन टेरिटोरियल वाटर्स में भी है और ईईजेड में भी है। शायद याद हो आपको, टेरिटोरियल वाटर्स जो हैं वो 12 नॉटिकल माइल तक होते हैं, जबकि ईईजेड कहां तक होता है? 200। इसका मतलब वहां तक भी इंडिया का ही पार्ट मानकर चलेंगे हम। चार्जिंग सेक्शन कौन सा यहां का? सेक्शन 12। चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? रेट कहां पर लिखे मिलेंगे? सीटीए में। और ड्यूटी लगेगी किस चीज पर? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट इनटू इंडिया। इंडिया का मतलब हमने क्या कहा था? इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर्स। और इंपोर्ट का मतलब ब्रिंगिंग फ्रॉम आउटसाइड इंडिया इनटू इंडिया। इंडिया के बाहर से इंडिया में ला रहे हैं। नेक्स्ट पेज, चार्जेबिलिटी क्रिएट हुई चार्जिंग सेक्शन से। चार्जिंग सेक्शन ये बताएगा कि किस एक्टिविटी पर हम टैक्स इंपोज कर रहे हैं। किस एक्टिविटी पर इंपोज कर रहे हो आप? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पर। टैक्सेबल इवेंट वो मूवमेंट होता है जब आपकी लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है, जब आपको इस सिचुएशन में यह कहना पड़ता है कि इस मूवमेंट की वजह से हमें ड्यूटी पे करने की जिम्मेदारी क्रिएट हो गई है। एक्चुअली डिपॉजिट कब करना है वो एक अलग चीज है। चार्जिंग सेक्शन, टैक्सेबल इवेंट, आप दोनों चीजों को क्लियर कर लें अगर एक भी एक्ट में, तो बाकी सभी एक्ट में क्वेश्चन इजीली आप आंसर कर सकते हैं। चार्जिंग सेक्शन वो सेक्शन है जो बताएगा आपको कि आप पर ड्यूटी इस एक्ट में क्यों लगा रहे हैं। यहां पर हम इस एक्ट में आपकी ड्यूटी पे करने की लायबिलिटी कब बनी है आपकी। टैक्सेबल इवेंट उस चार्जिंग सेक्शन में लिखा मिलेगा। एग्जाम्पल, एक्साइज का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 3। वहां का टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? मैन्युफैक्चर्ड और प्रोड्यूस इन इंडिया। अगर हम सोचें तो सेक्शन 3 चार्जिंग सेक्शन था, वहां का टैक्सेबल इवेंट मैन्युफैक्चर प्रोड्यूस था। कस्टम्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? सेक्शन 12। वहां का टैक्सेबल इवेंट कौन सा है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। वो इवेंट हो गया। नेक्स्ट चैलेंज के बाद आगे, इंपोर्ट कंप्लीट कब होगा? जब वाटर में एंटर करेंगे गुड्स या लैंड पर अनलोड होंगे? लैंड पर। एक्सपोर्ट कब होगा? जब लैंड से क्रॉस करेंगे या वाटर से? वाटर से। नेक्स्ट सेक्शन 13 पिलफ्रेज। छोटे छोटे बेनिफिट्स दिए गए यहां पर। पिलफ्रेज के केस में हमने कुछ नंबरिंग डाली थी यहां पर। इस सेक्शन का पर्पस ये था कि इंपोर्टर का सामान सारा कस्टोडियन के पास था पोर्ट पर, और वहां छोटी मोटी चोरियां हो जाती हैं तो आपको छोड़कर इंपोर्टर को माफ करके
उस ऑफिसर से ड्यूटी चार्ज करना जिसकी कस्टडी में गुड्स है यहां पर ये। इसीलिए क्या कहा गया, सबसे पहला पॉइंट आफ्टर अनलोडिंग, अनलोडिंग से पहले तो टैक्सेबल इवेंट था ही नहीं। फिर उसके बाद बिफोर ऑफिसर हैज मेड एन ऑर्डर, बिफोर क्लियरेंस फॉर होम कंजम्पशन और रिमूवल टू वेयर हाउस, यानी कि एट द पोर्ट, सिर्फ पोर्ट की बात करेंगे यहां पर हम। पोर्ट पर पिलफ्रेज हो गई, इंपोर्टर शेल नॉट बी लायबल टू पे ड्यूटी। लेकिन अगर इस सिचुएशन में गुड्स वापस से रिकवर हो गए तो आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी। यहां पर ड्यूटी विल हैव टू बी पेड। इन केस अगर आपके गुड्स रिकवर हो जाते हैं तो ड्यूटी आपको पे कर दी यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पेज, सेक्शन 23। सेक्शन 23 दो पार्ट में है। सबसेक्शन 1 लॉस्ट और डिस्ट्रॉयड। सबसे पहली बात ये कहता है विदाउट प्रेजुडाइज टू सेक्शन 13। इसका मतलब सेक्शन 13 को नुकसान नहीं पहुंचाना, इसका मतलब सब्जेक्ट टू सेक्शन 13। पहले सेक्शन 13 देखेंगे, सेक्शन 13 में जो चीजें कवर्ड अप नहीं है उन्हीं की बात यहां पर कर सकते हो आप। ऑल्सो इस सेक्शन में यह भी कहा गया अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ पिलफ्रेज, यानी कि अगर पिलफर्ड हो जाते हैं गुड्स तो यहां पर मत आइएगा। इसका मतलब पिलफ्रेज और लॉस दो अलग अलग बातें हैं। पिलफ्रेज छोटी चोरी होना, 100 यूनिट लेकर आए थे, 1 यूनिट चोरी हो गई, पिलफ्रेज है। लेकिन अगर पूरी कंसाइनमेंट गायब हो जाती है तो वो लॉस है अपने सामने, देन इट इज लॉस। इन दैट सिचुएशन अब पॉइंट ही अपने सामने, एक तो लॉस्ट है, दूसरा डिस्ट्रॉयड है। यहां पर आग लग गई, ये सब चीजें आ जाती हैं 23(1) के अंदर। तो लॉस या डिस्ट्रॉयड, लेकिन पिलफ्रेज नहीं। इसका एक खास रीजन है, क्योंकि 23(1) सिर्फ पोर्ट पर एप्लीकेबल नहीं है, वो वेयर हाउस में भी एप्लीकेबल है। अगर वेयर हाउस में पिलफ्रेज हो गई तो क्या सेक्शन 13 ने बेनिफिट दिया? नो। सेक्शन 13 ने कहा था मैं सिर्फ पोर्ट की बात करूंगा। 23(1) वेयर हाउस की बात करता है, लेकिन वो अदरवाइज देन एज अ रिजल्ट ऑफ पिलफ्रेज बात करता है। वो कहते हैं मैं पिलफ्रेज की बात नहीं मानकर चलूंगा यहां पर। करेक्ट, आगे बढ़िए। उसके बाद 23 सबसेक्शन 2 रिलिंक्विशमेंट। अगर हम देखें तो इसका पीरियड बिल्कुल सेम है जो कि सेक्शन 13 का था। यहां पर कहा गया है कि ऑर्डर आने से पहले पोर्ट पर आप अपनी ओनरशिप गिव अप कर सकते हो। आप अगर आप अपनी ओनरशिप गिव अप कर देंगे तो आपसे ड्यूटी डिमांड नहीं की जाएगी। ओनरशिप गिव अप इसलिए करूंगा मैं कि मेरी ड्यूटी ज्यादा है, और इंडिया में अगर मैं गुड्स को ले जाता हूं तो मेरा उसका सेल प्राइस ड्यूटी से भी कम आएगा। यू नीड नॉट एक्सप्लेन द रीजन। आपको ध्यान क्या रखना है कि इंपोर्टेड गुड्स में द इंपोर्टर में at any time before an order at the port for clearance for home consumption or removal to a warehouse may relinquish his title to goods and thereupon he shall not be liable to pay duty। अगर अपना टाइटल रिलिंक्विश करते हैं तो आपको ड्यूटी पे नहीं करनी है आपको। लेकिन अगर आप स्मगलिंग कर रहे थे और आप पकड़े गए, तब उस टाइम पर आपको ये फैसिलिटी नहीं दी जाएगी कि सामान छोड़ के भाग जाएं। स्मगलिंग करते हुए पकड़े जाओगे तो फिर इंटरेस्ट, पेनल्टी, प्रोसिक्यूशन सब चीजें साथ साथ चलेंगी वहां पर। नेक्स्ट पेज 22 अबेटमेंट ऑन डैमेज और डिटेरिएटेड गुड्स। डैमेज गुड्स और डिस्ट्रॉयड गुड्स में फर्क होता है। क्लियर है डिफरेंस आपको, या करके दिखाऊं किसी को ना क्लियर हो तो? यहां पर ये वाले क्लियर है सबको डिफरेंस ये वाला यहां पर है? अपने आप देखो, अपना पेन तोड़ के देखो अपने आप, आपको आइडिया लगेगा। अपने एक्सपेरिमेंट करके देखिए। अगर आप अपना पेन पूरा तोड़ देते हैं, कंप्लीटली टुकड़े टुकड़े कर देते हैं आप उसके, तो वो क्या बन जाएगा? डिस्ट्रॉयड। एक बार सिक्का तोड़ के देखो अपना यहां पर एक बार। अगर अपने पेन का सिक्का तोड़ लेते हैं आप तो वो क्या होगा? वो डैमेज। अगर डैमेज है तो ड्यूटी पूरी माफ नहीं होगी क्योंकि गुड्स अवेलेबल हैं। अगर डिस्ट्रॉयड हो गए तो ड्यूटी पूरी माफ, लेकिन डैमेज है तो ड्यूटी पूरी माफ नहीं होगी, लेकिन प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस कर दी जाएगी। इस सिचुएशन में सबसे पहला पॉइंट, डैमेज कब हुए हो? अगर पोर्ट से ही गुड्स लेकर जा रहे हैं आप, तब उस सिचुएशन में बिफोर एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन 100% केस में जब गुड्स अनलोड होते हैं, तो अगर मैं पोर्ट से गुड्स क्लियर कर रहा हूं तो आपको एग्जामिनेशन से पहले शो करना है कि साहब मेरे गुड्स डैमेज हो गए हैं, कुछ मेरी ड्यूटी कम कर दीजिए। लेकिन अगर मैं वेयर हाउस से रिमूव कर रहा हूं तो वेयर हाउस से रिमूवल के समय आपको ये दिखाना है कि मेरे गुड्स डैमेज हो गए हैं, तब उस टाइम पर आप कर सकते हैं। तो अलग अलग पॉइंट बनाएंगे आप। थर्ड कंडीशन,
आपकी अपनी गलती ना हो, नॉट ड्यू टू हिज ओन विलफुल नेग्लिजेंस एटसेट्रा। थर्ड, ड्यूटी आफ्टर डैमेज, एग्जाम्पल से लिख सकते हैं। सभी स्टूडेंट अलग अलग डाटा पिक करेंगे यहां पर, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख, कोई 5 लाख, कोई 10, 20, 50, सभी स्टूडेंट अलग अलग डाटा पिक करेंगे। ध्यान रखिएगा यहां पर आपको ये शो करना है, अगर वैल्यू बिफोर डैमेज 5 लाख थी, उस पर ड्यूटी 1 लाख रुपीज थी, तो उसके डैमेज के बाद वैल्यू बची अगर हमारी 3 लाख रुपीज, तो उस पर ड्यूटी प्रोपोर्शनेटली 60,000 बच जाएगी। लेकिन ये कैसे निकाला जाएगा कि आपकी वैल्यू आफ्टर डैमेज कितनी है? नेक्स्ट पॉइंट, 2 रास्ते हैं। क्या क्या 2 रास्ते हैं? या तो क्या करेंगे आप, ऑफिसर की बात मान लेंगे, या फिर सेल कर देंगे मार्केट में, और जो सेल प्राइस होगा उसको हम वैल्यू मान लेंगे। 4 पॉइंट, अबेटमेंट ऑन डैमेज और डिटेरिएटेड गुड्स। हेडिंग बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में क्या है। नेक्स्ट सेक्शन 21। सेक्शन 21 कहता है जो गुड्स इंडिया में लाए गए या आ गए, बोल लो जो करना है फिर उसके यहां पर, shall be dealt as if they were imported into India। 4 नाम लिखे हुए, डेरिलिक्ट, जेटसेम, फ्लोटसेम, रैक। चारों का मतलब एक ही हिसाब से कि सी में हमने सामान फेंक दिया था, टूट कर बह गया था और ड्रिफ्ट होते होते इंडिया में आ गया, तब भी हम उस पर ड्यूटी चार्ज करके चलेंगे। हाँ, अगर डैमेज हो गए हैं आपका सामान, तो आप सेक्शन 22 में उस पर कुछ अबेटमेंट, कुछ रिडक्शन लेना चाहें तो हम आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट सेक्शन 19। सेक्शन 19 बहुत इजीली चार्ट से आप कर सकते हैं। आपने चार्ट बनाया हुआ है सामने, चेक कीजिए सेक्शन 19 का। सेक्शन 19 में कहते हैं अगर आपके सबसे पहली ब्रांच, गुड्स लायबल टू ड्यूटी विद रेफरेंस टू क्वांटिटी। अगर गुड्स लाए आप और सीटीए में लिखा हुआ है 1 रुपी पर केजी, तो उसका वेट करेंगे हम, कहानी खत्म। दूसरा लिखा हुआ है विद रेफरेंस टू वैल्यू। अगर गुड्स की ड्यूटी वैल्यू, कैसे पता चलता है गुड्स पे ड्यूटी विद रेफरेंस टू वैल्यू है? जब परसेंटेज मेंशन होगा। अगर सीटीए में लिखा हुआ 10%, इसका मतलब है गुड्स की वैल्यू 100 रुपए अगर है, तो उस पर ड्यूटी 10 रुपीज रहेगी। उस सिचुएशन में मैं एक ही पर्सन से 3 अलग अलग गुड्स लेकर आ रहा हूं, जिस पर सीटीए में अलग अलग रेट भी लिखा हुआ है। अगर सभी गुड्स पर एक ही रेट लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ए बी सी 3 गुड्स लाया मैं साथ में, तीनों पर 10-10-10 लिखा हुआ है, तो 10% लगा देंगे हम। दूसरी बात, अगर डिफरेंट रेट लिखा हुआ है, 10, 20, 30 लिखा हुआ है, तो हम तीनों गुड्स के ऊपर हाईएस्ट रेट लगा देंगे 30%। और अगर मान लीजिए 10, 20 नील लिखा हुआ है किसी गुड्स के ऊपर, तब क्या करेंगे? 10, 20 नील लिखा हुआ है, तब क्या करेंगे आप? तीनों पर 20 लगा देंगे हम। तो लास्ट ब्रांच ये है, नॉट लायबल टू ड्यूटी। किसी गुड्स पर अगर ड्यूटी नहीं भी लग रही, तब भी हम उस पर हाईएस्ट रेट से ड्यूटी चार्ज कर देंगे यहां पर हम। नेक्स्ट पॉइंट, सेपरेट रेट। क्या ऐसा हो सकता है कि हम तीनों गुड्स के ऊपर अलग अलग रेट अप्लाई करें? इज इट पॉसिबल? यस। हाउ कम? कैसे पॉसिबल होगा? यहां पर हमें एविडेंस देना पड़ेगा कि किस गुड्स की वैल्यू कितनी कितनी है। एविडेंस कौन देगा, ऑफिसर या इंपोर्टर? इंपोर्टर एविडेंस देगा। इसका मतलब बर्डन ऑफ प्रूफ हैज बीन शिफ्टेड। नेक्स्ट, उसके बाद अगर हम एसेसरीज ला रहे हैं, एक ही गुड्स हैं, गुड्स की एसेसरीज या पार्ट्स हैं, तो क्या हमें उनकी पार्ट या एसेसरीज के लिए भी अलग अलग एविडेंस देना पड़ेगा क्या? नो। लॉ ये कहता है अगर वो कंपल्सरीली सप्लाइड हैं आपके और उनकी कोई अलग से सेपरेट वैल्यू नहीं दी गई है, तो जो रेट गुड्स का है वही रेट एसेसरीज का लगा लेंगे। एग्जाम्पल आपने लिखे हुए हैं